हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको 61 तक क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पर कमेंट मेरे को देखने को मिले हैं कि पूरा पेपर गलत है या पूरे क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि डाउट है मेरे को, जो भी डाउट है वो कमेंट करके बता देना। एक दो क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई भी देखने को मिला कि सर यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर सही होगा। तो वो एक जेन्युइन फीडबैक होता है। लेकिन जो ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा क्वेश्चन पेपर गलत है, कुछ नहीं आता यार, कुछ नहीं आता तो यार आप मत देखो ना वीडियो का। कौन देख रहा है? आपको फोर्स कर रहा है वीडियो देखने के लिए। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ नहीं आता, बकवास, ये वो फालतू कमेंट करना नेगेटिव, तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलो, जिसका हर एक के हाथ में फ़ोन है, कोई भी कमेंट कर सकता है यहाँ पर। लेकिन जो क्वेश्चन में एक्चुअली में सोच जो करेक्शन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो एक दो क्वेश्चन मैंने देखा बीच में, वो कुछ लगता है एडिटिंग करते टाइम थोड़ा सा कट गया है गलती से, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक यहाँ पर कट गया था। फ्रंट इफेक्ट किस ओवरहेड लाइन में एक्सपीरियंस होता है? इसमें द लाइन इज लैटरली लोडेड, ठीक है। उसमें 15th था। 15th में क्या था? विच टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का मैंने आपको बोला था कि इसमें डाउट है, तो इसमें जो था वो सी था, स्ट्रेन टाइप था। स्ट्रेन टाइप वो शक्ल टाइप में मेरे को डाउट था, वो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था। 17th क्वेश्चन था, इसमें होगा PID कंट्रोलर, ये कट गया था शायद। उसके बाद 27th क्वेश्चन था एक। 27th क्वेश्चन में भी शायद वो क्वेश्चन नहीं था यहाँ, पता नहीं क्या था। तो इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने आपको शायद कर दी थी, नहीं की दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 89 किलो एम्पेयर था। इसका शायद मैंने 35 बोल दिया था, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 89 आ रहा है। और कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ही है, सीधा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 54th क्वेश्चन था आगे। 54th क्वेश्चन में भी कुछ डाउट थे। 54th क्वेश्चन कौन सा है? तो इसका था द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज। ये इसमें डाउट नहीं थे, ये भी शायद कट गया था। उसके बाद था 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मेरे को उसमें उस टाइम जो है वो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसको ऑप्शन में बी होगा, आपको यहाँ पर लगा लेना, बी होगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 62 से चलिए हम अभी शुरू करते हैं। मैच करना आपको डिजिटल काउंटर शेयरिंग ब्रिज मैगर। तो सभी को पता है मैगर किसके लिए यूज़ होता है? 4, यानी कि वाई का 4। वाई का 4 हमारा अगर हम देखें तो वाई का 4 एक ही ऑप्शन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। डिजिटल काउंटर हमारा क्या करता है? मेजरिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी। शेयरिंग ब्रिज सभी को पता है, शेयरिंग ब्रिज सभी ने पढ़ा हुआ। मेजरमेंट ऑफ लॉस एंगल इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम एनालाइजर की बात करें तो आपको माना जाएगा हार्मोनिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो द बेस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन कैपेसिटेंस, वो होता है हमारा मैक्सवेल और हेवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है इसमें। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नल डिटेक्टर? नल डिटेक्टर की सबसे जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है सेंसिटिविटी। तो इंपॉर्टेंट सबसे होती है हमारी सेंसिटिविटी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर देखें 65। इन अ डिसऑर्टिव ब्रिज अनमॉडिफाइड फॉर्म इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए बैलेंस। तो किसके लिए डिसऑर्टिव हम यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं लॉसलेस कंडीशन के लिए, ठीक है। लॉसी कंडीशन के लिए कौन सा करते हैं? लॉसी कंडीशन के लिए हमारा कौन सा होता है? कमेंट करके बताना। और लॉसलेस के लिए हम यूज़ करते हैं इवन बोथ द कैपेसिटर्स आर सॉरी इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर परफेक्ट लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 66। 3 फेज है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। लाइन करंट हमारे पास दिया हुआ है, IL दिया है 115.5। वोल्टेज दिया हुआ है, बट पावर कितना है? पावर भी 2 वाट मीटर से है, तो 1 वाट मीटर रीड कर रहा है 20 किलो वाट, और अदर कर रहा है 0। तो ये आपको सभी को आपने ये वाले कंडीशंस पढ़ी होंगी, जब एक डबल कर रहा हो, या एक हाफ कर रहा हो, या एक जीरो कर रहा हो, या एक नेगेटिव कर रहा हो। तो जब जीरो एक कर रहा होता है तो वो होता है हमारा 0.5 पावर फैक्टर पे। हाफ कर रहा होता है तो वो होता है हमारा 0.866 पावर फैक्टर पे, यानी कि 0.5 आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द स्टडी स्पीड अटेन्ड बाय द रोटेटिंग डिस्क, ये होती है हमारे किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो ये होती है हमारी प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ एडी करंट, और हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेक मैग्नेट फ्लक्स, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग इन हाई रेजिस्टेंस सर्किट एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई किलो ओम पर वोल्ट रेटिंग। एलिजस पैटर्न CRO में लीजिस पैटर्न का अगर हमें सॉल्व करना हो तो हॉरिजेंटल अपॉन वर्टिकल इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास? 1000 दी हुई है, अपॉन वर्टिकल इज इक्वल टू हॉरिजेंटल, वर्टिकल वाला ऊपर आ जाएगा और हॉरिजेंटल वाला नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, तो इसमें हमारा 2500 मेगाहर्ट्ज निकल कर 25 हर्ट्ज निकल कर आएगा। 69th का ए पार्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 70th की अगर हम बात करें तो पैरामीटर है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर को कौन करता है? पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल, यानी कि डब्ल्यू का थर्ड अगर हम बात करें तो
सॉरी सेकंड, डब्ल्यू का सेकंड हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं सिर्फ हर क्वेश्चन में ऐसे ही है, मैच द फॉलोइंग मैंने देखे मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आपको एक या दो आता है आप दूसरे वाले आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसमें न्यूमेरिकल भी काफ़ी मतलब अच्छे नहीं, अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। पूरे पेपर में एक आधा कोई न्यूमेरिकल होगा जो डिफिकल्ट होगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल इजी लेवल के हैं। मतलब कि अगर आपको फार्मूला ज़्यादा तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जीना डायोड टनल डायोड। जीना डायोड हमारा किस में काम आता है? स्टेबलाइजर के लिए, यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर। डब्ल्यू का थर्ड, यानी कि डब्ल्यू का थर्ड एक ही ऑप्शन हमारे पास निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जीना डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टनल डायोड की, तो टनल डायोड हमारा हाई स्पीड स्विचिंग का काम आता है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 है, द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। जंक्शन कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर भी और अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा जंक्शन का कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर हैज ए गेन 0.99 का गेन है, करंट गेन पूछा हुआ है इसमें कलेक्टर में, तो फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लेना यही निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जे फैट। जे फैट के रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमने देखना है सही कौन सी है। ठीक है, इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नहीं, इट इज़ लेस नॉइजी देन बिजली, बिल्कुल सही है। इट हैज़ पोर थर्मल स्टेबिलिटी, इट इज़ रिलेटिवली इम्यून टू रेडिएशन, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ईएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस, BJT in CVT mode, BJT in CE mode, JFET, MOSFET, the power sequence of the devices in increasing order of their input impedance। ठीक है, इनपुट इंपिडेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमने उसके सीक्वेंस से लगाना है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा इनपुट इंपिडेंस, तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा हमारे पास BJT का CVT मोड में, उसके बाद BJT का कॉमन में, JFET का और MOSFET यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल के आएगा। इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द टू इनपुट्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प आर एट द सेम पोटेंशियल बिकॉज, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा द आउटपुट लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्फिनाइट। अगला है द एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज वैलिड फॉर, होता है हमारा स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन के लिए, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन यानी कि लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन के लिए, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द बैंडविड्थ ऑफ टू आइडेंटिकल वोल्टेज एम्पलीफायर्स कनेक्टेड इन कैस्केड विल बी, ये होते हैं हमारे, इसमें दोनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं। ठीक है, बैंडविड्थ भी डिक्रीज होती है और गेन भी, यानी कि बी वर्स दैन दैट ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निकल कर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 79 की, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरसी शिफ्ट ऑसिलेटर एंड स्पेसिफिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द एम्पलीफायर गेन इज पॉजिटिव, एम्पलीफायर गेन इज नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस द फीडबैक नेटवर्क इज 180 डिग्री। ठीक है, 360 नहीं होता। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा इस पर, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहने वाला आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एम्पलीफायर विदाउट एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक गेन हैज़ ए 1000। ठीक है, क्या गेन 1000 दिया हुआ है। ठीक है, गेन 1000 है, तो वट इज़ अ गेन विद अ नेगेटिव फीडबैक फैक्टर ऑफ 0.009। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास 1000 अपॉन 1 प्लस 1000 इंटू नेगेटिव वाला 0.009। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1000/10 यानी कि 100। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला आपका, बी ऑप्शन 100 आपका सही रहने वाला है। हेक्साडेसिमल से किसमें पूछा है, वट इज द हेक्साडेसिमल, अच्छा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो पहले किस में जाएंगे, डेसिमल में, उसके बाद हेक्साडेसिमल में सॉल्व करके बताना इसका आपका क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, तो आई थिंक सभी ने ये किया होगा। ठीक है, उसके बाद यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करके मेरे हिसाब से बुलन जैबरा के हिसाब से एक्स वाई आ रहा है, लेकिन इसमें मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा डाउट मेरे को भी है। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि इसका आपका सॉल्व करके क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है। इसका अभी के लिए तो सी ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद अगर देखते हैं कोई चेंज होता है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, उसके बाद 83 है, एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी बिल्ट यूजिंग, तो होता है हमारे पास यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट, 1 2 और मल्टीप्लेक्सर, यानी कि 1 2 और 4। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, ये भी यार सिंपल है, इसको भी आप सॉल्व करके एक बार बता देना आपका क्या निकल कर आया है। उसके बाद अगला है 2 लॉजिक गेट आर एज शोन इन द फिगर, इनपुट ए हमारे पास 1, अच्छा ये पहले से किसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, बी है 0। ठीक है, इसमें अगर जाएगा 1 0, तो ये हमारा नॉर गेट है, तो इसमें 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये वाला ऊपर 0 जाएगा, ये वाला 1 इधर आया था। ठीक है, 0 ऊपर जाएगा तो 1 0 का निकल के आ जाएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1।
y1 आएगा और y2 हमारे पास 0 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। अ डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम ए जेके फ्लिप फ्लॉप बाय इंश्योरिंग जे इज इक्वल टू के एम कॉम्प्लीमेंट। ए जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग टू एडिशनल एंड गेट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ECL गेट। ECL गेट क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ठीक है। फर्स्ट आ गया इट्स पिचिंग स्पीड इज हाई, सेकंड इट प्रोवाइड्स और गेट और नॉर लॉजिक ऑपरेशंस। थर्ड आ गया हमारे पास इट्स पावर डिसिपेशन इज स्मॉल कंपेयर टू द अदर लॉजिक गेट्स, इट्स लॉजिक लेवल आर कंपेटेबल विद अदर लॉजिक फैमिली गेट्स। तो ECL का इसके बारे में पूछा है, तो ECL होता है हमारे पास एमीटर कपल्ड लॉजिक गेट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इट्स स्पीचिंग स्पीड इज हाई और सेकंड आ जाएगा इट प्रोवाइड्स और एंड नॉर लॉजिक ऑपरेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आगे। अ रोम हैज़ 4 डैश इनपुट्स लाइन्स एंड प्रोड्यूसेस 8 आउटपुट बिट्स पर डैश, वट इज द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द रोम चिप। रोम चिप की टोटल मेमोरी कैपेसिटी होगी तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 16 आ जाएगा इसमें हमारे पास 16 इंटू 8, यानी कि 16 इंटू 8 आ जाएगा हमारे पास 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 16 बिट रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें होता है हमारे पास स्टैक पॉइंटर। 91 है विच डिवाइस सर्व्स एज अ लिटर सॉलिड इक्विवेलेंट ऑफ थायरेट्रॉन ट्यूब। तो इसमें होता है हमारा DSCR। 92 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डिवाइस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड इन ऑपरेशन। तो ये भी आई थिंक सभी ने किया होगा। इसमें होता है सबसे स्पीड पावर मॉसफेट, उसके बाद आता है हमारे पास IGBT, उसके बाद आता है पावर BGT और SCR। क्वेश्चन नंबर 93 है विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द स्टडी स्टेट बिहेवियर ऑफ मॉसफेट। तो कौन सा होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बिहेवियर इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये होता है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज अ यूनिपोलर डिवाइस। तो ये होती है हमारी मॉसफेट। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है व्हाट इज द रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज फुल कन्वर्टर। तो ये होता है हमारे पास, इसको अगर हम कैलकुलेट करें रिपल फ्रिक्वेंसी को तो आ जाएगा हमारे पास रिपल फ्रिक्वेंसी का आ जाएगा 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। 300 हर्ट्ज आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। ये पता है ना फार्मूला कैसे लगा। इसमें क्या है 3 फेज है ना, 3 फेज में कितने पल्स होते हैं, 3 फेज फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर में, तो इसमें होते हैं 6 पल्स। 6 पल्स होते हैं तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास F0 इक्वल टू M इंटू FS। तो F0 आ गया हमारे पास 6 पल्स हो गए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ गई, यानी कि 6 इंटू 50 कितना आ गया 300 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैच द टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन इन कन्वर्टर, सोर्स इंडक्टेंस ऑफ कन्वर्टर, यूज ऑफ रिवॉल्विंग डायोड, सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल, एडिशनल रिएक्टिव पावर लोडिंग, बैटरी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर, यूनिटी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो इसमें हमारा डिसकंटिन्यूस कंडक्शन इन कन्वर्टर किसमें होता है, पुअर पावर फैक्टर होता है, ठीक है। जब डिसकंटिन्यूस कंडक्शन होता है तो पुअर पावर फैक्टर होता है डब्ल्यू का थर्ड एक ही ऑप्शन है, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो इसमें आप पूरे सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपका ये भी सिंपल है, यूज़ ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड हम कब लगाते हैं, बैटरी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के लिए। तो ये तो एक भी पता होता तो आप इसमें सॉल्व कर सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर मैंने क्या बताया आपको, ठीक है थर्ड, इसका आ जाएगा थर्ड और इसका आ जाएगा 2 वाई का 2, थर्ड और वाई का 2, ऑप्शन नंबर डी। वट इज द फायरिंग एंगल ऑफ सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर फीडिंग constant DC current into the loads is 30 डिग्री। वट इज द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है cos phi, यानी कि cos 30 √3/2। cos 30 इधर किया भी हुआ ऐसे ही होगा ये। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग एन आइडियल डायोड एज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 sin ओमेगा टी वोल्ट, एवरेज एंड RMS वोल्ट। यार ये तो हाफ वेव का पूछा हुआ, ये सभी को आई थिंक किया होगा, आराम से क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। फार्मूला सभी को पता होगा VM/, ठीक है VM/ क्या होता है 2 पाई होता है ना हाफ वेव का, VM/2 पाई, और इसका RMS निकालना है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी होगा कि सी होगा, एक बार कमेंट करके बताना इसको सॉल्व करके क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है बूस्ट रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड एन एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। तो ड्यूटी साइकिल पूछा है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है यार। ड्यूटी साइकिल का फार्मूला किसको नहीं पता होगा। बूस्ट रेगुलेटर क्या होता है सभी को पता है, स्टेप अप चॉपर होता है यार। स्टेप अप चॉपर का फार्मूला क्या होता है
वी नॉट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वी एस अपॉन सप्लाई वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वी इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डी। तो ये फार्मूला लगा के आप आराम से कर सकते हो। और इनपुट वोल्टेज कौन सा 5 वोल्ट, आउटपुट कौन सा 50 वोल्ट, इधर उधर इसको प्लस माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस अ कैपेसिटिव लोड व्हेन अ सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर सप्लाइज अ कांस्टेंट करंट। तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्राइंगुलर वेव। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 101, इन अ ट्रांसफार्मर सप्लाइड बाय साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हार्मोनिक जनरेशन। का सबसे प्राइमरी कॉज क्या होता है हमारा, होता है सैचुरेशन ऑफ कोर। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये, तो ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। एट 25 MVA 33 kV ट्रांसफार्मर इज प्योर यूनिट पर यूनिट इंपेडेंस इक्वल टू 0.9 बट इट्स पर यूनिट। अच्छा ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, न्यू पूछा हुआ है, ये कौन नहीं कर लेगा। तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू इज इक्वल टू ओल्ड अपॉन न्यू MVA अपॉन ओल्ड MVA इंटू न्यू KVA न्यू वोल्टेज जो भी है, ठीक है, अपॉन सॉरी ओल्ड अपॉन न्यू का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से देखें तो 16.2 निकल के आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑटो ट्रांसफार्मर विद अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.8 है, ठीक है। उसके बाद कितना लोड कर रहा है, 10 किलोवाट कर रहा है। तो इसको अगर हम करें तो सॉल्व करके उसमें क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें 1 माइनस के इंटू लोड, ठीक है, 1 माइनस 0.8 इंटू 10, 1 माइनस 0.8 इंटू 10 यानी कि हमारे पास 2 किलोवाट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये न्यूमेरिकल जितने भी मैं देख रहा हूँ सब सिंपल न्यूमेरिकल आए हुए हैं। कोई एक आधा होगा जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, बाकी सिंपल बिल्कुल जिसको फार्मूला पता है उसने आराम से ये सारे न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर के। अच्छा इसमें अच्छा ये बताए हुए हैं, ठीक है, ये इसके आगे कंस्ट्रक्शन आ गई ट्रांसफार्मर की। तो होता है हमारा कंजर्वेटिव टैंक इज़ यूज टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। उसके बाद ब्रशिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, बकॉज रिले इज ओवर करंट रिले, सिलिका जेल इज यूज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर। तो इसके आगे ऑप्शन नंबर 1 और 4 यहाँ पर सही होंगे, यानी कि 1 और 4 डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 106, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग रेजिस्टेंस 2% एंड रिएक्टेंस 5%, फुल लोड एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड दिया हुआ है 0.58 का पावर फैक्टर लैगिंग दिया हुआ है। तो इसमें सॉल्व करेंगे आई इंटू क्या होता है आर कॉस 5 प्लस एक्स साइन 5, तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू 0.8 प्लस 5 इंटू 0.6, तो ये होगा हमारे पास 4.6% निकल के आएगा। 4.6% आ गया हमारे पास। ए पार्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर बेल्डिंग पर्पस के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो ये होता है हमारा सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 8 था 108 था, 220 वोल्ट डीसी मशीन है आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ऑपरेट्स एट फुल लोड, ठीक है, करंट दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द मशीन फंक्शन एज ए मोटर। अच्छा डीसी मशीन को मोटर जब यूज़ कर रही होगी तो अच्छा इट व्हेन एज ए ऑपरेटर, अच्छा व्हेन द मशीन फंक्शंस एज ए मोटर कंपेयर टू व्हेन इट्स ऑपरेट एज जनरेटर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया अगर हम ई इजिकल टू ई एम इजिकल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, 220 माइनस 20 इंटू 1, तो ये जगह हमारे पास 220 प्लस 220 प्लस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 240। डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 240 माइनस 220 यानी कि 20 वोल्ट का डिफरेंस निकल के आएगा। 20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। द करंट राउंड बाय अ 120 वोल्ट डीसी मोटर विद बी बैक ईएमएफ 110 वोल्ट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगा इसमें, आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ठीक है, 120 माइनस 110 अपॉन 0.4, करंट निकल के आ जाएगा हमारे पास 25 एम्पेयर। यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मैच द फॉलोइंग है, डीसी सीरीज है, शंट है, 3 फेज इंडक्शन है, और यार इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्वेश्चन है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास, इसका सभी को आई थिंक ये तो सबसे जो मेन टॉपिक होते हैं कोर वो हैं, तो इसका आई थिंक सभी को पता होगा। डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि W का 2 और यार यही ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है सामने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल ऑफ अ 6 पोल डीसी जनरेटर 240 वेव वाइंडिंग है,
यानी कि पैरेलल पाथ 2 हो जाएंगे। आर्मेचर कंडक्टर, अच्छा 240 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर दिए हुए हैं, पोल दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद वाले ऑपरेटिंग एंड स्पीड दी हुई है। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। तो अगर हम इसको करें 6 × 5 निकालना है, 1000 × 240/60 × 2 पैरेलल पाथ हैं, यानी कि वेव है तो 2 होंगे। तो सॉल्व करके इसके हमारे पास निकल के आएगा 0.041, बिल्कुल डी ऑप्शन सही लगाया हुआ है। इन केस ऑफ डीसी मोटर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर इज डेवलप्ड व्हेन बैक ईएफएम इक्वल्स टू, तो ये था हमारा हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, मेजर टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द डीसी सीरीज मोटर है, अच्छा डीसी मोटर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, साइलेंट पोल अल्टरनेटर। तो इसमें बताएं, अच्छा टेस्ट इसमें कौन कौन से होते हैं। सभी ने आई थिंक इसका आंसर सही लगाया होगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक आधा भी आपको पता होगा तो आप यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही उस हिसाब से दिए हुए हैं इन्होंने। तो इसमें अगर हम देखें तो डीसी मोटर का होता है हमारा स्विमन टेस्ट थर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में होता है हमारा संपना टेस्ट थर्ड और फोर्थ इसमें है, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 3 फेज का अगर आप देख सकते हो, और साइलेंट पोर्ट का देख लेना, ठीक है। इन अ सिंक्रोनस जनरेटर डिवाइडेड वाइंडिंग रोटर इज प्रेफरेबल टू अ कन्वेंशनल वाइंडिंग। तो ये होती है हमारी, क्यों होती है ये, तो ये होती है बेंटन डैम्पिंग के लिए। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग द स्लिप टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ साइलेंट पोल मशीन द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स क्यू, आई डी मैक्स है 10 एम्पेयर, आई डी मिनिमम है 60.5, वी डी मैक्स और वी डी मिनिमम दिया हुआ है। तो हमारे में इसका हम निकालें, इसको सॉल्व करें तो एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी इज इक्वल टू वी डी मैक्स अपॉन आई डी मिनिमम, और वैसे ही हमारा एक्स क्यू होगा हमारे पास वी डी मिनिमम अपॉन आई डी मैक्स। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 4.65 निकल गई, जो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेस इन द अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो हमारा सभी पे डिपेंड करता है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 सभी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, 500 मेगावाट 13.8 kV स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटेड 0.8 पावर फैक्टर विल डिलीवर है फुल लोड करंट पूछा हुआ है हमारे पास। तो करंट निकाल लेना यार, इसमें तो क्या ही है, आई एल इज इक्वल टू पी अपॉन पी इज इक्वल कहता है √3 VL/IL, बस इधर उधर करके निकल जाएगा। इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, डी ऑप्शन 26.15 के किलो पे निकल के आएगा। इन अ शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल्स आर यूज टू, किसके लिए यूज होती हैं, प्रोड्यूस और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज एज ए फेज एडवांसर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट ए लीडिंग पावर फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन है, द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट, द रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस का क्या फार्मूला होता है, रोटर आउटपुट अपॉन 1 - एस, तो होगा हमारे पास 1500 किलोवाट है तो 0, इसके बाद 1 - एस 0.96, स्लिप कैसे निकलती है पता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको निकाल के लॉसेस हमारे पास निकल के आ जाएंगे एस इंटू पी जी, यानी कि 0.04 इंटू 15625 इसको सॉल्व करके जो मैंने पहले लगाया, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 625 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलती हो या कोई आपको लग रहा है कि मैंने गलत करवाया, आंसर गलत दिया है, तो कमेंट करके आप बता देना। ऐसा मत बोलना कि सब गलत है, बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है। कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को भी यहाँ पर नहीं मेरे को भी आते थे, टू बी ऑनेस्ट। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे बीच में जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर देखे तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी पूछेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको फार्मूला पता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, मैं मानता हूँ, बाकी क्वेश्चन पेपर आपका ठीक था, जैसे जेई का पेपर होना चाहिए वैसे ही था। बाकी अगर आप और कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप वहाँ पर बनाया गया है, कमेंट करके भी आप बता सकते हो कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।